वंदे मातरम दोस्तों, क्लास 12 ज्योग्राफी के पार्ट 2 इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी के चैप्टर 2 माइग्रेशन टाइप्स कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेस के इस सेशन में आपका स्वागत है। हिंदी में हम कह सकते हैं कक्षा 12 भूगोल के भाग 2 भारत लोग और अर्थव्यवस्था के अध्याय 2 प्रवास प्रकार कारण और परिणाम। इस अध्याय में आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रवास और प्रकार के बारे में कि माइग्रेशन क्या होता है और माइग्रेशन के टाइप्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइग्रेशन की डेफिनेशन की, यानी प्रवास की परिभाषा की। तो आइए इसको जान लेते हैं। Migration is the movement of people from one place in the world to another for the purpose of taking up permanent or semi-permanent residence। यानी विश्व में स्थायी या अर्ध स्थायी निवास के उद्देश्य से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को प्रवास कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। अब हम देखते हैं कि व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसके कई सारे कारण इसमें हो सकते हैं। उन कारणों के आधार पर ही उसका निवास वहां पर स्थायी होगा या अर्ध स्थायी होगा। स्थायी का मतलब एक बार व्यक्ति अपने जन्म के स्थान से दूसरे स्थान पर चला गया है और वहां पर ही रहना शुरू कर दिया। अब वो अपने जन्म के स्थान से उसका जुड़ाव ज्यादा नहीं रहा है, पूरी तरह से वहां से हट गया है। तो ऐसी स्थिति में वो स्थायी या फिर वो परमानेंट आपके माइग्रेशन कहलाता है। सेमी परमानेंट या अर्ध स्थायी निवास का अभिप्राय होता है जब एक व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूसरे स्थान पर किसी भी उद्देश्य से गया हो, वहां पर जाने के बाद में वो वहां पर रहता तो है लेकिन रहने के साथ साथ अपने जन्म स्थान की तरफ वापस चला जाता है कुछ समय बाद में और उसका आना जाना लगा रहता है। तो इस तरह का जो निवास होता है वो अर्ध स्थायी निवास के तौर पर या सेमी परमानेंट रेजिडेंस के नाम पर जाना जाता है। और इन्हीं के बेसिस पर हम माइग्रेशन के टाइप्स को देखते हैं। तो माइग्रेशन के टाइप्स के लिए हम दो बेसिस लेते हैं। फर्स्ट बेसिस हम लेते हैं बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी और सेकंड बेसिस हम लेते हैं बेसिस ऑफ एरिया, प्लेस एंड रीजन। यानी जब हम प्रवास के प्रकार देखते हैं तो उसके लिए दो आधार लेते हैं, स्थायित्व के आधार पर और क्षेत्र, स्थान और प्रदेश के आधार पर। तो पहला हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी यानी स्थायित्व के आधार पर। इसके बेस पर तीन तरह का टाइप्स हम देखते हैं माइग्रेशन के। पहला है परमानेंट माइग्रेशन, दूसरा टेम्पोररी माइग्रेशन, तीसरा सीजनल माइग्रेशन। हिंदी में हम कह सकते हैं स्थायी प्रवास, अस्थायी प्रवास और मौसमी प्रवास। इनका मीनिंग भी समझ लेते हैं। परमानेंट का मतलब अभी हमने रिसेंटली डिस्कस किया, ऐसा माइग्रेशन जिसमें एक व्यक्ति अपने प्लेस ऑफ बर्थ से, प्लेस ऑफ ओरिजिन से माइग्रेट होने के बाद में, प्रवास करने के बाद में स्थायी तौर पर नए प्लेस पर जाकर के बस जाता है, वो परमानेंट माइग्रेशन कहलाता है, जिसमें वो बाद में अपने प्लेस ऑफ ओरिजिन पर दोबारा नहीं जाता है रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर टेम्पररी या अस्थायी, इसका मीनिंग होता है ऐसा प्रवास या ऐसा माइग्रेशन जिसमें एक व्यक्ति अपने प्लेस ऑफ ओरिजिन से अपने प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन पर चला गया है, जिस जगह उसे रहना था वहां चला गया, वहां पर वो घर बना करके रहना भी शुरू कर देता है, लेकिन अभी भी कभी कभार वो अपने इस प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन से वापस प्लेस ऑफ ओरिजिन की तरफ चला जाता है। तो इस तरह का टेम्पररी आपके माइग्रेशन कहलाता है। सीजनल माइग्रेशन या मौसमी प्रवास का अभिप्राय क्या होता है? कुछ ऐसे लोग भी हैं जो एक मौसम से दूसरे मौसम के अंदर प्रवास की प्रवृत्ति को रखते हैं। उदाहरण के लिए जम्मू कश्मीर में बकरवाल कम्युनिटी रहती है, वो भेड़ बकरियों का पालन करती है। वो जब विंटर सीजन आता है तो उस सीजन में जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों से निचले इलाकों में अपने भेड़ बकरियों के साथ में आ जाते हैं, जबकि जैसे समर सीजन आता है वापस से वो समर सीजन में निचले इलाकों से ऊपरी इलाकों में चले जाते हैं। तो उनका ये प्रवास है, ये मौसम के साथ साथ बदल रहा है। इस तरह का जो प्रवास होता है उसको मौसमी प्रवास या सीजनल माइग्रेशन कहते हैं। फिर दूसरा हमारे आता है टाइप में ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, प्लेस एंड रीजन, यानी क्षेत्र, स्थान और प्रदेश के आधार पर प्रवास का प्रकार। इसके आधार पर हम तीन प्रवास के प्रकार देखते हैं, इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट और इंटरनेशनल। हिंदी में राज्य के भीतर का प्रवास, अंतरराज्यीय। अंतरराज्यीय का अभिप्राय हुआ दो राज्यों के अंदर, एक राज्य से दूसरे राज्य में, ये अंतरराज्यीय प्रवास। और अंतरराष्ट्रीय प्रवास, इसका मतलब हुआ एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में, यानी एक देश से दूसरे देश में होने वाला प्रवास, इसको हम अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। यहाँ आपकी इस बुक में एक स्टोरी ली गई है राम बाबू नाम के एक व्यक्ति की, और इस स्टोरी के जरिए हमें प्रवास को समझाने की कोशिश की गई है कि प्रवास किस तरह से एक व्यक्ति के जीवन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आइए इसमें हम कई सारे इश्यूज देखेंगे कि प्रवास किस किस तरह का हुआ और किस प्रकार से हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं राम बाबू का बर्थ कहाँ हुआ।
इसका बर्थ होता है एक छोटे से विलेज में जो कि बिहार के भोजपुर नाम के डिस्ट्रिक्ट में है। इसके पेरेंट हैं वो इलिटरेट हैं, यानी अशिक्षित हैं, निरक्षर हैं। वो मेनली एग्रीकल्चर का काम करते हैं, यानी कृषि का कार्य करते हैं। और उनकी इकोनॉमिक कंडीशन देखी जाए, आर्थिक स्थिति देखी जाए तो निर्धन है, पुअर हैं। और ये माता पिता अपने इस बेटे राम बाबू को पढ़ाते हैं। पढ़ने के लिए राम बाबू की एजुकेशन के लिए उन्हें पास ही का एक टाउन है आरा, पास का जो कस्बा है आरा कस्बा, वहां के एक माध्यमिक स्कूल में भेज देते हैं। वहां से ये अपनी इंटरमीडिएट यानी माध्यमिक की शिक्षा पूरी करते हैं। इसके बाद में चूंकि टाउन आरा के अंदर एजुकेशन की फर्दर फैसिलिटी नहीं है, इसके लिए ये हायर एजुकेशन के लिए पास में ही सिंदरी जाते हैं। सिंदरी जो कि झारखंड में स्थित है, वहां पर एक इंजीनियरिंग कॉलेज है और उस इंजीनियरिंग कॉलेज यानी अभियांत्रिकी कॉलेज से ये अपनी उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन लेते हैं और इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट करते हैं, इंजीनियरिंग की एजुकेशन कंप्लीट करते हैं। इस एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद में इनकी नौकरी लग जाती है। इनको नौकरी मिलती है, जॉब मिलती है भिलाई स्टील प्लांट में, जो कि छत्तीसगढ़ स्टेट के अंदर लोकेटेड है। तो जब छत्तीसगढ़ में ये पहुंच जाते हैं तो वहां इन्होंने जॉब करना शुरू कर दिया और जहां जॉब करते हैं वहीं पर ये बस जाते हैं। यानी अब इनका निवास पिछले 31 सालों से 31 ईयर्स से भिलाई छत्तीसगढ़ के अंदर ही है। तो राम बाबू का क्या हुआ, यहाँ एजुकेशन और जॉब यानी ऑक्यूपेशन, इनकी वजह से राम बाबू का माइग्रेशन हुआ। कहां से हुआ, भोजपुर से पहले एजुकेशन के लिए गए, एजुकेशन के लिए गए थे तो इनका अस्थायी माइग्रेशन था, यानी टेम्पोररी माइग्रेशन था। यहां से भोजपुर से ये यहाँ गए, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते थे, अपने गांव वापस आ जाते थे छुट्टियों में। उसके बाद में हायर एजुकेशन के लिए गए, यानी एजुकेशन की वजह से ही इनका फिर से मूवमेंट होता है, प्रवास करते हैं सिंदरी में, यहां भी ये जाते हैं, लेकिन अभी भी इनका भोजपुर से जुड़ा हुआ है। ये भी आपके टेम्पररी माइग्रेशन कहलाता है, अस्थायी प्रवास कहलाता है। फिर यहां से जॉब के लिए भिलाई चले गए हैं, तो अब जॉब कर रहे हैं यहां पर, तो ये परमानेंटली यहां पर आ गए हैं। तो ये आपके इनका माइग्रेशन परमानेंट या स्थायी प्रवास कहलाता है, क्योंकि यहां पर एक लंबे समय से अब वो वहीं पर रुके हुए हैं। ये राम बाबू के साथ में स्टोरी खत्म नहीं होती है। राम बाबू की आगे की जनरेशन की हम बात करें तो उनके बच्चे हैं, उनके चिल्ड्रन हैं, उनकी स्थिति देखते हैं। क्योंकि इनके बच्चे अब यहीं पर पले बड़े हैं भिलाई में, इनका जो ओरिजिन प्लेस है वो भिलाई है। यहां से इनका पहला बच्चा जो कि एक लड़का है वो एजुकेशन भिलाई से करता है। तीनों बच्चे अपनी शुरुआती एजुकेशन भिलाई से कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन आगे चल करके अपने अपने इंटरेस्ट की वजह से हायर एजुकेशन फर्स्ट चाइल्ड ने ली, उसने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से करी, बाद में वो मुंबई चला गया और आगे जॉब के सिलसिले में दिल्ली चला गया और वहां साइंटिस्ट के तौर पर काम करने लगा। दूसरे बच्चे की स्थिति देखें, भिलाई से अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में उन्होंने एजुकेशन ली, हायर एजुकेशन, और बाद में जॉब के लिए यूएसए चले गए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चले गए। तीसरे बच्चे की बात करें जो कि लड़की है, उसकी बात करें, उसकी भी एजुकेशन भिलाई में हुई। बाद में अपनी एजुकेशन भिलाई में ही कंप्लीट करने के बाद में उसकी शादी हो जाती है और वो सूरत जो गुजरात में वहां सेटल हो जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो माइग्रेशन है वो चलता रहता है। और इस तरह से हम देखते हैं माइग्रेशन में अलग अलग जगहों पर जब हम पहुंच जाते हैं, ये वजह होती है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी इनको कहते हैं जनसंख्या का पुनः वितरण। पुनः वितरण किस वजह से हुआ, कुछ वजह आपकी ट्रेडिशनल रही है, मैरिज है वो परंपरागत तौर पर होती है, उसकी वजह से हमारे यहाँ माइग्रेशन हुआ। कुछ परंपरागत तौर पर हुई, कुछ एजुकेशन की वजह से हुई और कुछ जॉब्स की वजह से हुई। तो यहाँ हम देखते हैं कि ऊपर जो हमने टाइप्स देखे थे उनमें हम यहाँ देख रहे हैं परमानेंट आपके माइग्रेशन और टेम्पररी माइग्रेशन यहाँ देखने को मिला। साथ ही साथ यदि हम क्षेत्र, स्थान और प्रदेश के आधार पर यानी एरिया, प्लेस और रीजन के आधार पर देखें तो राज्य के भीतर कैसे हुआ। पहले जब ये माइग्रेशन टाउन आरा तक था एजुकेशन के लिए राम बाबू का, तो वो विद इन द स्टेट था, ठीक है। उसके बाद में अंतरराज्य हुआ, यहां से देखिए बिहार से अब ये व्यक्ति चला गया है छत्तीसगढ़ में, तो ये आपके इंटर स्टेट हुआ। साथ ही साथ नेक्स्ट हम अंतरराष्ट्रीय की बात करें तो यहां हम देखते हैं जो दूसरा बच्चा है इनका वो अब कंट्री ही चेंज हो चुका है, वो यूएसए चला गया है, तो ये आपके इंटरनेशनल माइग्रेशन की कैटेगरी में आता है। तो ये स्टोरी हमें बताती है कि किस तरह की परिस्थितियों के अंदर लोगों का माइग्रेशन होता रहता है। फिर हम इसी संदर्भ में नेक्स्ट देखते हैं कि फिराक गोरखपुरी नाम के एक गजल लिखने वाले व्यक्ति हुए हैं। इन्होंने शेरो शायरी काफी करी है। इन्होंने एक यहाँ पर अपनी कोट करी थी, सरजमीने हिंद पर अक़वाम ए आलम के फिराक
काफिले बसते गए, हिंदोस्तां बनता गया। कभी कभी इस वाले कोट को देकर के पूछ लिया जाता है कि ये कोट किसकी दी हुई है, तो ये फिराक गोरखपुरी की दी हुई कोट है। इसका मतलब क्या होता है, इसमें इन्होंने बताया कि हिंदुस्तान की फॉर्मेशन कैसे हुई है। तो इन्होंने बताया कि बाहर से लोग आते चले गए, काफिले बसते गए सरजमीन हिंद पर। हिंदुस्तान की जो जमीन थी वहां पर काफी सारे काफिले बाहर से लोग आते चले गए, यहाँ पर रहते चले गए, और इस तरह से एक हिंदुस्तान बनता चला गया। यही वजह है कि हमारे यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा दिखती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाहर के लोग आकर के यहाँ पर बसे और उससे हिंदुस्तान बना, बल्कि यहाँ के लोग, भारत के लोग भी बाहर गए हैं। इसको हम इंडियन डायस्पोरा या भारतीय प्रसार के नाम से जानते हैं। ये इंडियन डायस्पोरा को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करके, तीन हिस्सों में बांट करके, तीन डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स में बांट करके स्टडी करते हैं। यहां से क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है कि इंडियन डायस्पोरा को एक्सप्लेन कीजिए। हालांकि अभी तक यहां से कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया इस तरह का, लेकिन यहां से संभावनाएं बनती हैं। तो इंडियन डायस्पोरा क्या है, भारतीय प्रसार किसे कहेंगे, भारतीय लोग भारत को छोड़ करके बाहर जाकर के प्रवास करके वहां पर बस गए हैं या वहां जाकर के उन्होंने काम किया है, उसी को हम भारतीय प्रसार या इंडियन डायस्पोरा कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसकी शुरुआत करते हैं। इसके तीन चरण रहे हैं, तीन स्टेजेस में ये हुआ है। पहला हम इसकी स्टडी करते हैं ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, यानी ब्रिटिश पीरियड के साथ में। तो औपनिवेशिक काल या ब्रिटिश काल के दौरान एक एक्ट बनाया गया था, गिरमिट एक्ट। इसको एमिग्रेशन एक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो गिरमिट एक्ट या भारतीय उत्प्रवास अधिनियम, उत्प्रवास का मतलब होता है बाहर जाना या बाहर भेजना, तो वो उत्प्रवास एक्ट। तो ये एक एक्ट बनाया गया था। इस एक्ट के जरिए हमारे यहाँ पर जो कॉलोनियल पावर्स थी, कॉलोनियल पावर कौन कौन सी थी, ब्रिटिशर्स कॉलोनियल पावर थे। इन्होंने हमारे कंट्री के मोस्ट ऑफ पार्ट पर कंट्रोल कर रखा था, पॉलिटिकल कंट्रोल था इनका, राजनीतिक तौर पर ये लोग यहाँ रूल कर रहे थे। फिर दूसरा आते हैं फ्रेंच, डच और पुर्तगीज, फ्रांसीसी, डच और पुर्तगाली। ये लोग भी हमारे यहाँ पर इस टाइम पीरियड के दौरान रूल कर रहे थे, लेकिन इनका जो क्षेत्र था रूल करने का, शासन करने का, वो लिमिटेड था। ब्रिटिशर्स का जो शासन का क्षेत्र था वो ज्यादा था। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉलोनीज में जहां पर इनके प्लांट्स लगे हुए थे, प्लांटेशंस थे, वहां काम करने के लिए इन्होंने हमारे यहां से भारतीय लोगों को भेजा। तो इन्होंने कहां कहां भेजा, ब्रिटिशर्स ने भेजा मॉरिशस, कैरेबियन आइलैंड्स। कैरेबियन आइलैंड्स में आपके ट्रिनिडाड, टोबैगो और गोयाना, ये आइलैंड्स आते हैं। इसके अलावा फिजी और साउथ अफ्रीका, यहां पर ब्रिटिशर्स ने भारतीयों को भेजा। किस एक्ट के तहत, गिरमिट एक्ट के तहत भेजा। और जो लोग, जिन भारतीयों को भेजा गया, वो भारतीय कहां से थे, वो हमारे मुख्य तौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार प्रांत के लोग थे। तो उत्तर प्रदेश और बिहार से अंग्रेजों ने या इन देशों के अंदर भेजा। इसके अलावा फ्रांसीसी लोग थे, डच थे, पुर्तगीज थे, उन्होंने भी भेजा। इन्होंने कहां कहां भेजा, रियूनियन आइलैंड्स पर, ग्वाडेलोप में, मार्टिनिकी और सूरीनाम, इन जगहों पर फ्रांसीसियों, डचों और पुर्तगालियों ने भेजा। क्योंकि इनका जो पॉलिटिकल पावर वाला एरिया था, वो एरिया गोवा और दमन दीव वाले क्षेत्रों से था। तो इन्होंने गोवा और दमन दीव वाले क्षेत्रों से ही भारतीय लोगों को इन जगहों पर काम के लिए भेजा। तो इस तरह से भारतीय लोग भारत से निकल करके इन क्षेत्रों में फैल गए। ये तो आपका पहला डायस्पोरा रहा इंडियन ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, यानी औपनिवेशिक काल के दौरान। इसके बाद में देश जब इनसे आजाद हो जाता है, तो उसको आजादी के बाद में हमारे जो भारतीय लोग दूसरे देशों में गए, उसको हम सेकंड वेव या द्वितीय तरंग के नाम से जानते हैं। इस समय क्या हुआ, ये हाल ही के सालों की बात है। इन रिसेंट टाइम, एज प्रोफेशनल आर्टिसंस, ट्रेडर्स एंड फैक्ट्री वर्कर्स, पीपल माइग्रेटेड टू नेबरिंग कंट्रीज इन सर्च ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। आर्थिक अवसरों की तलाश में हमारे देश में हाल ही के समय में हमारे देश के व्यवसायी, शिल्पी, शिल्पी कहते हैं जो मकान बनाने वाले और इन क्षेत्रों में काम करने वाले लोग होते हैं, वो व्यापारी लोग और फैक्ट्री मजदूर, ये आर्थिक अवसरों की तलाश में आसपास के देशों में गए। ये देश कौन कौन से थे जहां पर हमारे ये लोग गए हैं, ये देश हैं थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई। ये वो देश हैं जहां पर हमारे हाल ही में के समय में हमारे देश के लोग हैं। इनकी यदि लोकेशन देखें तो इन सारे के सारे देशों की लोकेशन ईस्ट एशिया यानी पूर्वी एशिया के अंदर आती है। और ऐसा नहीं है कि इसी आजादी के तुरंत बाद में यहां पर लोग गए, बल्कि अवसरों की तलाश में अभी भी लोग यहां पर जा रहे हैं। तो ये प्रवृत्ति अब भी जारी है। लेकिन यहां पर एक बदलाव और देखने को मिला है कि 1970 के डिकेड के बाद में, 1970 के दशक के बाद में, पूर्वी एशिया के बाद के अलावा पश्चिम एशिया में भी हमारे लोग गए हैं। और उसकी वजह क्या है, पश्चिम एशिया में 1970 के डिकेड के बाद में
तेल कौन सा, जो पेट्रोलियम है, क्रूड ऑयल है, उसमें अचानक से बहुत बड़ा बूम होता है, तेल में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है, तेल की कीमतों में वृद्धि होती है और इसलिए तेल का प्रोडक्शन ज्यादा किया जा रहा है। तो इस क्रूड ऑयल के, इस पेट्रोलियम के प्रोडक्शन के चलते, उसके उत्पादन के चलते हुए वहां पर लेबर क्लास की यानी वर्कर्स की, श्रमिकों की मांग बहुत ज्यादा हुई, बहुत ज्यादा मांग हुई। हमारे देश में आबादी अधिक है, अवसरों की कमी है, इसलिए अपॉर्चुनिटीज के चलते हुए हमारे देश से बड़े सारे लोग माइग्रेट होकर के पश्चिम एशिया की तरफ यानी वेस्टर्न एशिया की तरफ गए। और इनमें जाने वाले लोगों में ज्यादातर आपके सेमी स्किल्ड यानी अर्धकुशल और स्किल्ड यानी कुशल श्रमिक, ये ज्यादा संख्या में बाह्य प्रवास हुआ है, आउट माइग्रेशन इन लोगों का हुआ है। तो ये सेकंड वेव कहलाई। थर्ड वेव देखते हैं हम। थर्ड वेव में हमारे देश से बाहर की तरफ जाने वाले लोग कौन कौन से हैं। यहां हमने देखा सेकंड वेव में हमारे सेमी स्किल्ड और स्किल्ड लोग जो थे वो मूव करे ईस्ट एशिया में और वेस्ट एशिया में, यानी पूर्वी एशिया और पश्चिमी एशियाई देशों में। थर्ड वेव जो है वो अलग तरह की वेव है। यहां इस वेव के दौरान तीसरी तरंग में जो हाईली स्किल्ड लोग हैं, हाईली एजुकेटेड लोग हैं, उन लोगों का यहां से प्रवास होता है, उनका माइग्रेशन होता है। तो इसमें कौन है, इसमें हाईली प्रोफेशनल्स हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। तो 1960 के दशक के दौरान, उसके बाद में डॉक्टर्स और इंजीनियर्स काफी बड़ी संख्या में यहां से माइग्रेट हुए। इसके बाद में 1980 के ऑनवर्ड्स यदि हम बात करें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, क्योंकि आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो फील्ड था उसका काफी डेवलपमेंट भारत में हुआ, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स और मीडिया पर्संस, ये 1980 के दौरान ये सारे के सारे लोग माइग्रेट हुए। ये लोग जिन देशों में माइग्रेट हुए वो सारे के सारे देश बहुत ज्यादा विकसित देश हैं या विकास के बहुत उच्च पायदानों पर स्थित हैं। ये देश कौन से हैं, ये हैं आपके यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी। ये वो सारे देश हैं जिन देशों में थर्ड वेव के दौरान हाई प्रोफेशनल्स जो थे वो मूव कर गए। और ये जो माइग्रेंट्स हैं ये हाईली एजुकेटेड होने की वजह से इनकी अर्निंग्स बहुत ज्यादा हाई रहती है, यानी इनकी कमाई भी बहुत ज्यादा है। ये प्रॉस्पेरिंग ग्रुप्स से आते हैं, यानी हमारे यहाँ के सफलतम समूहों में से ये लोग आते हैं। और एक खास बात जो देखी गई है 90s के डिकेड की, वो ये है कि हमारे देश से एजुकेशन और नॉलेज के बेसिस पर, यानी शिक्षा और ज्ञान पर आधारित जितने भी भारतीय हैं जो हाईली एजुकेटेड हैं, हाईली नॉलेजेबल लोग हैं, उनका उत्प्रवास यानी उनका एमिग्रेशन ज्यादा हुआ है, यानी आउट माइग्रेशन उनका ज्यादा हुआ है। और इसी ने भारतीय लोगों को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली बना दिया है। यानी जिस डायस्पोरा की हम बात कर रहे हैं, उस डायस्पोरा में, इस इंडियन डायस्पोरा में भारतीय लोग हैं वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हैं। यानी वर्तमान समय में भारत के लोग दूसरे देशों के अंदर बहुत ज्यादा संख्या में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये स्थितियां हमने यहां से देखी। यहां से 1-1 मार्क के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में ज्यादा पूछे गए हैं। उम्मीद करता हूं ये जो अभी डिस्कशन किया है ये आपके समझ में आया।